हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर 10 होगा सॉल्यूशंस का और इस लेक्चर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए मैं पहले यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर 9 तक हमने जो भी पढ़ा उसको मैं एक बार आपसे बता देता हूँ। जैसे देखिए, कोई भी एक हमने सॉल्वेंट ले लिया बीकर में, उसमें हमने कोई एक सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड और उसमें ऐड किया, डिजोल्व किया और सॉल्यूशन बन गया वो। तो जब वो सॉल्यूशन बन गया तो उसके बाद इसमें ऐसा होगा कि उसका वेपर प्रेशर, नेट जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा एट ए टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, वो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो वो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स जो भी है वो भी अपना स्पेस ले रहा है इंटर लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज का जो सरफेस है सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसमें भी वो अपना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है इंटर लिक्विड फेज। तो ऐसा है कि उसी एरिया तो कांस्टेंट है, इट मीन सरफेस एरिया जो ऊपर वाले पार्ट का वो तो कांस्टेंट है। पहले क्या था, एक सॉल्वेंट था हमारे पास एक बीकर में और वो सॉल्वेंट बस अपना वेपर प्रेशर अप्लाई, वेपर फेज में जा रहा था, तो उसी का केवल वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा था। लेकिन अब एरिया अभी भी सेम है, लेकिन ऐसा है स्टूडेंट्स कि उसमें क्या हो रहा है कि कुछ सॉल्यूट ऐड हमने कर दिया उस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट भी उसमें कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमेशा याद रखिए कि ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है। नॉन वोलेटाइल नेचर इट मीन्स ये वेपर फेज में नहीं जाएगा। वेपर फेज में नहीं जाएगा तो वो तो वेपर फेज नहीं जा रहा, बस अपने आप बस अपना जगह ले रहा है। तो लिक्विड सॉल्वेंट के लिए कम ही स्पेस रह गया, बाकी तो उस कम स्पेस में ही अब वो अपना वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो अब उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉल्वेंट को केवल हमने लिक्विड सॉल्वेंट को हमने केवल लिया था और वेपर प्रेशर पे वो अप्लाई किया था, तो जिस टेम्परेचर पर हमने ये सब चीज़ डिस्कस किए थे, उसी टेम्परेचर पे सेम थिंग जो सॉल्यूशन के साथ हो रहा है वो ऐसा है कि सॉल्यूशन के साथ लिक्विड ये वेपर प्रेशर बहुत ही कम है, बहुत कम, कम है, उसके रिस्पेक्ट में कम है, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो ये तो वेपर प्रेशर का बात आ गया, ये तो वेपर प्रेशर की बात हो गई। अब देखिए इसमें ऐसा है कि ये जो वेपर प्रेशर जो भी वो अप्लाई कर रहा है सॉल्यूशन, उस वेपर प्रेशर के अप्लाई करने से ही हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड है। तो हमें इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मेनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस सॉल्यूशंस में पढ़ना है, और इस 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, और फोर्थ जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो वो वेपर प्रेशर से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। ऐसे उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स ज़्यादा आएगा। तो पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ डिफिनीशन लिख देता हूँ, उसका फिर एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूँगा। तो चलिए लिखिए डिफिनीशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। ऑल प्रॉपर्टीज of solution, all properties of solution which depend on the quantity, all properties of solution which depend on the quantity of solute particles added to the solvent, all properties of solution which depend on the quantity of solute particles added to the solvent with respect to total number of particles in the solution, and देखिए एक बार और मैं बोल देता हूँ, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स added to the solvent with respect to total number of particles in the solution, and is independent
on its nature is called conjugative properties. It's called conjugative properties. तो देखिए आपको मैं एक डिफिनेशन से यहाँ ये तो डिफिनेशन हो गया, आपको मैं एग्जांपल बता दूंगा, उससे पहले डिफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend on the quantity of solute particles added to the solvent with respect to total number of particles in the solution and is independent on its nature is called colligative properties। देखिए colligative properties पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, तब ये डिफिनेशन पर आने होंगे। पहले हमने एक बीकर ले लिया और एक बीकर ले लिया, ये बीकर ए है और इसमें सपोज करते हैं एक सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन हमने ले लिया। इसमें भी सॉल्यूशन हमने ले लिया, ठीक है। देखिए इसमें सपोज करते हैं कि NaCl सॉल्यूशन, इसमें हमारा NaCl सॉल्यूशन है और इसमें हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें NaCl सॉल्यूशन है और इसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको हमने नाम दे दिया सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। एक हमने बीकर ले लिया, उसमें NaCl सॉल्यूशन है, एक बीकर ले लिया उसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन है, सेकंड है वो फर्स्ट है NaCl वाला। सपोज करते हैं कि इसमें x ऑफ NaCl इज इक्वल टू, मीन्स इसमें x काई क्या है, यहाँ पे काई ऑफ NaCl इसका मोल फ्रैक्शन हो गया, वो सपोज करते हैं कि कार्बन है, ठीक है। 1 लिए तो इसके लिए x1 का कार्बन ले लिए, इसमें हमने ग्लूकोज का और इसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है वो काई ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा और इज इक्वल टू काई2 हमने कर दिया। तो देखिए अब क्या है कि इफ Chi1 is equal to Chi2, if Chi1 is equal to Chi2 then जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा सॉल्यूशंस, इस सॉल्यूशंस NaCl सॉल्यूशन का और ग्लूकोज सॉल्यूशन का, उसका डाटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा इन दोनों सॉल्यूशन के लिए एग्जैक्टली सेम आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। देखिए सबसे पहले हमने NaCl सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन ले लिया, एक बीकर में, बीकर फर्स्ट। सेकंड बीकर में हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया। ये क्या है कि इसमें सॉल्यूट NaCl है और इसमें सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। दोनों में एक NaCl हो गया, इसमें फर्स्ट NaCl हो गया, सेकंड में ग्लूकोज हो गया। NaCl का नेचर ग्लूकोज का नेचर से अलग है, ये तो ऑब्वियस है। और इसमें सपोज करते हैं कि इसमें NaCl का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो Chi1 होगा, हमने यहाँ लिख दिया है। इसमें ग्लूकोज का सपोज करते हैं कि सेकंड बीकर में मोल फ्रैक्शन Chi2 होगा। और अगर ये Chi1 इक्वल टू Chi2 हो गया, मीन्स कहने का ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि दोनों बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन हर एक उसमें जो सॉल्यूट का दोनों बीकर में कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक दूसरे से सेम है। मीन्स इसमें NaCl सॉल्यूशन है, इसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसमें NaCl का मोल फ्रैक्शन Chi1 है, इसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन Chi2। और ये दोनों को अगर हम सपोज करते हैं कुछ देर के लिए, मान लिए कि Chi1 इक्वल टू Chi2 हो गया, तो इसके लिए क्या होगा कि देन ऑल कॉलिगेटिव properties of both solution are same data, have same data। देखिए इसमें क्या है कि देन देखिए अगर दोनों में मोल फ्रैक्शन सेम हो गया तो इसमें क्या देन ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, NaCl ग्लूकोज है, हैव सेम डाटा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो डाटा कैलकुलेट करके आएगा वो डाटा दोनों सॉल्यूशन के लिए इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा? क्योंकि यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम है,
भले ही ये चीज है कि इसमें NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट NaCl है, इसमें सॉल्यूट ग्लूकोज है। तो वही डिफिनेशन क्या कहता है कि ऑल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, हर प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एडेड टू द सॉल्वेंट। इट मींस दैट यहाँ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एडेड टू द सॉल्वेंट with respect to total number of particles in the solution। with respect to total number of particles in the solution क्या हुआ, यहाँ मोल फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि ये रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या है कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एडेड टू द सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ऐड किए उसके रिस्पेक्ट में हमें ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में ऐड किया विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। और वो इंडिपेंडेंट ऑन इट्स नेचर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और उसके नेचर से अलग हो, नेचर पे इंडिपेंडेंट, नेचर पे वो डिपेंड नहीं करता है। NaCl एक सॉल्यूट था, दूसरे बीकर में हमारा ग्लूकोज सॉल्यूट था। तो दोनों सॉल्यूट जो है वो क्या है, एक दूसरे का नेचर अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सेम आएगा। दोनों का डाटा, उसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के डाटा को कैलकुलेट करने पर सेम वैल्यू आएगा। तो स्टूडेंट सेम वैल्यू इसलिए आएगा क्योंकि देखिए दोनों में मोल फ्रैक्शन सेम है, भले ही एक में ग्लूकोज और एक में NaCl है। तो हर वो, तो इसका इट मीन्स आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो केवल और केवल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एडेड टू द सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। उस पे किसके रिस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना जो प्रेजेंट है हमारा सॉल्यूशन में, और वो इंडिपेंडेंट होता है आप नेचर से। बस वो हो गया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब मैं यहाँ चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट में आ गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड में आ जाएगा, फर्स्ट में आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड में आ गया हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड में हमारा आ जाएगा डिडक्शन कर सकते हैं या फिर डिप्रेशन, जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ का क्या हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक। तो ये हमें चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। तो अभी मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं एक को उठाऊंगा और आज के लेक्चर में हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का स्टार्ट होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर स्टार्ट होगा। तो मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ यहीं पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इट मींस वेपर प्रेशर। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि वही बस वेपर प्रेशर का रिडक्शन हो गया हर एक जगह इसमें हो रहा है, और इसी से सेकंड भी रिलेटेड है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट अपोजिट हो गया, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिडक्शन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इसमें वही है कि सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमें स्टार्ट करना है। तो रिलेटिव मीन्स क्या हो गया, सबसे पहले देखिए रिलेटिव लोअरिंग इट मीन्स जितना हमारा चेंज हुआ अपॉन जितना हमारा डिडक्शन हुआ, जितना हमारा डिडक्शन अपॉन पहले जितना था उतना। जैसे अगर हम ये कह दें कि पी नॉट हमारा हमारा एक सॉल्वेंट हमने ले लिया, और उस सॉल्वेंट का पी नॉट हमारा वेपर प्रेशर था एट टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर T1 पे। जब उसमें हमने सॉल्यूशन डाला
कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप उसमें ऐड कर दिए तो उसका एट सेम टेम्परेचर T1 उसका वेपर प्रेशर P डैश हो गया। तो डिडक्शन कितना होगा स्टूडेंट्स, P नॉट माइनस P डैश। तो P नॉट माइनस P डैश डिडक्शन होगा अपॉन P डैश, ये हो गया हमारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग तो देखिए रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो ये होगा। अब इससे कुछ इक्वेशन आता है और इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करेंगे। तो आज मैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता देता हूँ और उससे ये भी बता दूंगा कि इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने सॉल्वेंट में ऐड किया वो कैसे कैलकुलेट होगा। और चारों में भी हम लोग चारों में ही वो सब पढ़ेंगे कि इसमें हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए सपोज करते हैं कि यहाँ से हम अगर ले लें, सपोज करते हैं कि हमने सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है, एकदम प्योर स्टेट में है, वेपर प्रेशर P01, ठीक है। P01 हमने कर दिया, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट प्योर स्टेट में है वेपर प्रेशर P01 एट टेम्परेचर T, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute is added, when non-volatile solute is added, pressure means pressure of vapor ही कर सकते हैं, of vapor of solution at T is equal to, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लिए कि सॉल्वेंट जो प्योर स्टेट में था उसका वेपर प्रेशर P01 था एट टेम्परेचर T, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ सॉल्यूशन, जब उसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया सेम टेम्परेचर T पे, तो उसका प्रेशर हमने सपोज करते ले लिया P1, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से डिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर तो रिड्यूस होगा ही होगा क्योंकि जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, और रिड्यूस होगा तो इसमें P01 माइनस P1 हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड वाले को कर देता हूँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे सब में हमारा जो वेपर प्रेशर का रिलेटिव चेंज आएगा वो हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स के इक्वल है, और वो किस कंसंट्रेशन टर्म्स के इक्वल है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बता दूंगा और वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट भी निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि सॉल्वेंट जो प्योर, तो पहले मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर, और वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आसानी से हम कर सकते हैं P01 माइनस P1 रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा
इक्वल टू पी नॉट वन माइनस पी वन अपन पी नॉट वन, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा पी, मैं इसे बोल देता हूँ डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन। चेक देख लीजिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये आ गया पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू डेल्टा पी, मैं इसे लिख दिया, और ये पी नॉट वन को पी नॉट वन की तरह ही रहने दिया। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहीं पे रॉल्स लॉ का यूज होता है, कोई रॉल्स लॉ का यही यूज होता है, बाय रॉल्स लॉ P1 is equal to P1 यहाँ पे था, ठीक है, P1 is equal to P नॉट वन इंटू Chi1। अब यहाँ से Chi1 क्या गया वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहले एक चीज पहले आप समझिए रॉल्स लॉ क्या कहता है। रॉल्स लॉ यही डिफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जितना भी हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो अब जो सॉल्वेंट का हुआ, कब जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड उसमें ऐड किया, तो वो वेपर प्रेशर जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। और वहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो मैं आपको ये पहले से बता दिया हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप ऐसे देख लीजिए कि दैट इज लाइक P1 इज इक्वल टू P नॉट वन इंटू Chi1। P नॉट वन क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि हमारा प्योर स्टेट में था, और ये हमारा कब था, वेपर प्रेशर, जब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। तो देखिए, और यहाँ पे क्या है, ये जो हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। बस इसमें अब कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ से जो डेल्टा पी हमने लिखा वो क्या था, पी नॉट वन माइनस पी वन था। तो चेंज अब यहाँ से निकाले और वहाँ से आप रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर लिए, इसे मैं फर्स्ट डिविजन मान लेता हूँ। अब यहाँ से आप रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किए, जहाँ पे क्या इन्वॉल्व, हमारा मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, किसका, तो सॉल्वेंट का। तो देखिए डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट वन माइनस पी वन एंड इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट वन क्या हो गया, पी नॉट वन का गया, पी वन मैं ये पुट कर लेता हूँ, पी नॉट वन इंटू पाई। देख लीजिए पी वन क्या है, पी नॉट वन इंटू पाई वन, किस लॉ से, तो बाय रॉल्स लॉ से। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट वन माइनस पाई वन, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट कॉमन ले लिया। अब देखिए बाइनरी सॉल्यूशन है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द सॉल्यूट इज वन, सॉरी ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज वन इन एनी सॉल्यूशन, यहाँ पे टू सॉल्यूशन है, तो Chi1 प्लस Chi2 अगर हम ले लेते हैं, इस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो 1 माइनस Chi1 Chi2 हो जाएगा। Chi2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, Chi2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। यहाँ आप ऐड कर लीजिएगा अपने से, मैं बार बार लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल में चलता है। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा पी बाई पी नॉट वन इज इक्वल टू Chi2, और यहाँ पे क्या था, डेल्टा पी बाई पी नॉट वन। तो देखिए रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, डेल्टा पी बाई पी नॉट वन था। यहाँ पे भी क्या है, रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, डेल्टा पी बाई पी नॉट वन इज इक्वल टू Chi2। इट मींस यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि रिलेटिव लॉडिंग of vapor pressure is equal to delta P by P naught 1 is equal to Chi2, तो and is equal to mole fraction of solute which is added to the solvent। हो गया, बस बात खत्म। इट मीन्स अगर ये कोई पूछे कि रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का स्टेटमेंट बताइए, ये क्वेश्चन 12 बोर्ड में भी आ सकता है। तो देखिए रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर देखिए
रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा हमारा। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is the mole fraction of solute which is added to the solvent. It is equal to mole fraction of the solute which is added to the solvent. तो देखिए केवल और केवल मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसके इक्वल आ गया। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आ गया। देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे बस आपको लेक्चर थर्ड को अप्लाई कर देना है। जो मैं आपको बताया लेक्चर थर्ड में जो मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स जो बताया था वो था मोल, उसमें मोल फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से बताया था। वो चीज़ आपको वो यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ से क्या है कि डेल्टा पी बाई, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी नॉट 1 इज इक्वल टू chi2 एंड दिस chi2 इज इक्वल टू chi2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n2 बाई n1 प्लस n2। ये कुछ नहीं बस n2 बाई n1 प्लस n2 हो जाएगा। वो क्या मोल फ्रैक्शन है। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हो गया बात खत्म। तो देखिए chi2 इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स डेल्टा पी बाई पी नॉट 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n2 बाई n1 प्लस n2। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं सारा चीज लिख के समझा रहा हूँ। तो देखिए अब इसके बाद क्या आएगा कि अब देखिए 2 केस बनता है हमारे पास, 2 केसेस अराइज, 2 केस बनता है। तो वो 2 केस को मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इतना तक का स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं साइड वाले को रख कर दे रहा हूँ। 2 केसेस अराइज से यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे देखिए स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, बस इसमें यह है कि 2 केसेस अराइज। इसे मैं रब कर दे रहा हूँ इसे भी, और मैं साइड में कहीं लिख रहा हूँ 2 केसेस अराइज। एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होगा तो ये होगा कि इसके रिस्पेक्ट में डाइल्यूट सॉल्यूशन किसी के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, n2 is much less than n1। इट मींस n1 is much greater than n2। सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड हमारा केस हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का इसमें कुछ नहीं होगा, बस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में n1 n2 नॉट मच लेस देन n1, वो कंपेरेबल वैल्यू होगा एक दूसरे से। तो मैं यहाँ फर्स्ट केस को ले रहा हूँ, केस फर्स्ट, n2 much less than n1। it means that imply delta p by p naught 1 is equal to n2 by n1। क्यों? क्योंकि हमने n2 को नेगलेक्ट कर दिया फ्रॉम द डिनोमिनेटर से। और अब देखिए यहाँ से डेल्टा p by p naught 1 is equal to n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, उसके मास से सॉल्यूट के मास से हम सॉल्यूट के मोलर मास से मोलर मास को डिवाइड करेंगे। तो
तो देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि W2/m2 अपॉन सिमिलरली N1 के लिए मैं लिख सकता हूँ W1/m1। और अब मैं यहाँ साइड में सब लिख दे रहा हूँ। W2 मास ऑफ सॉल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए M2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली M2 हो जाएगा मोलर मास ऑफ, इसे साइड कर देना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज है कि W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट है, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, M2 क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, वही मैं यहाँ लिख दिया हूँ, W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। बस बात खत्म यहाँ से। आप एक बार चेक करिए, W2/M2 था और इसे और डिनोमिनेटर में लाएगा तो ये क्या हो जाएगा, W1/M1। यहाँ से ये आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी नहीं था। अब M1 क्या था हमारा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M2 कैन बी कैलकुलेटेड, M2 कैन बी कैलकुलेटेड। M2 को हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे अब इजी कोई पेज नहीं होगा इसको कैलकुलेट करने का। अब देखिए केस 2 आते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में N2 को डिनोमिनेटर से हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि N2 हमारा N1 के कॉम्परेबल में है। जब ये कॉम्परेबल में है तो देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2, N2/N1 प्लस N2। यहाँ से ये आ जाएगा, N2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जो चीज़ यहाँ पे सिंबल सजेस्ट कर रहा था वही सिंबल यहाँ पे भी सजेस्ट करेगा वही चीज को। N2 क्या हो गया, W2/M2 अपॉन N1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, W1/M1 प्लस N2 सिमिलरली N2 W2/M2। बस अब यहाँ से डेल्टा P, यहाँ से मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, डेल्टा P/P01 इज इक्वल टू W2/M2 अपॉन W1/M1 प्लस W2/M2। ये तो यहाँ से क्या हमें M2 कैलकुलेट करना है, M2 कैन बी कैलकुलेटेड, M2 आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से M2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये था कि कैलकुलेशन ऑफ, हमने यही था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए, उससे जो इक्वेशन है उसको यूज करते हुए और कंसंट्रेशन टर्म्स को अप्लाई करते हुए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने कर दिया। तो देखिए ये चीज फर्स्ट मैं आपको एक बार कंसंट्रेशन टर्म्स का और समझा देता हूँ। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का डेल्टा P/P0 क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, और ये क्या था, मोल फ्रैक्शन था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, N2/N1 प्लस N2 इज इक्वल टू, N2 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं W2/M2, N1 की जगह W1/M1, सिमिलरली N2 की जगह W2/M2। W2 W1 M2 M1 नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं साइड लिख दूँ ये क्या है, बस हो गया। अब यहाँ से इसके इक्वल होगा तो यहाँ से आप N2 को कैलकुलेट कर दीजिए, कर सकते हैं। तो ये था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से हमने कैसे मोलर मास को कैलकुलेट किया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इससे किसके इक्वल होता है, ये सब आपने समझ लिया। हमारा 2 केस बन रहा था डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए, N2 को आप निगलेक्ट कर दीजिए। और जब भी क्वेश्चन है इससे न्यूमेरिकल से सॉल्व करने के लिए तो हमेशा ये दोनों आपको अप्लाई करना होगा।
पहले क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि N1 कितना है, N2 कितना है, या फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इनडायरेक्टली तो भी उससे कैलकुलेट हो जाएगा कि N2 कितना है, N1 कितना है, तो उससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप उसके हेल्प से आपको पता चल जाएगा कौन सा इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन केस 1 का, सॉरी केस 2 का, या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन केस 1 का। तो ये था हमारा लेक्चर 10 सॉल्यूशंस का, और आगे नेक्स्ट लेक्चर 11 में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और सिमिलरली उसके हेल्प से हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।